मैक्रो इकोनॉमिक्स का टॉपिक अपने पास है, गवर्नमेंट बजट एंड द इकोनॉमी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो गवर्नमेंट बजट है ये होता क्या है। तो इसके इंट्रोडक्शन में आप देख सकते हैं, दिस इज अ डिस्क्रिप्टिव चैप्टर ऑन गवर्नमेंट बजट ऑफ इंडियन इकोनॉमी वेयर इन इट्स ऑब्जेक्टिव्स, इंपॉर्टेंस, टाइप्स, कंपोनेंट्स, बजट डेफिसिट्स एंड इट्स टाइप्स। जैसे रेवेन्यू होता है, फिस्कल या प्राइमरी डेफिसिट होता है, ये सब क्या होते हैं हम इसको डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो पहले एक छोटा सा एक रिव्यू में आपको बता देता हूं कि ये गवर्नमेंट बजट बनाते क्यों हैं। ठीक है, एक्चुअली गवर्नमेंट बजट एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है गवर्नमेंट का, कि गवर्नमेंट पूरे 1 ईयर में, जो फाइनेंशियल ईयर होता है हमारा, यानी फ्रॉम अप्रैल टू मार्च, ठीक है, तो इस पूरे फाइनेंशियल ईयर में गवर्नमेंट कितना तो इनकम रिसीव करेगी पब्लिक से, ठीक है, और उनके ऊपर कितना एक्सपेंडिचर करेगी। तो इसके लिए एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाया जाता है और ये बताया जाता है हर साल कि गवर्नमेंट बेनिफिट में रही, सरप्लस में रही, या गवर्नमेंट बैलेंस में रही, या फिर गवर्नमेंट डेफिसिट में रही। ठीक है, तो गवर्नमेंट बजट इज एन एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट शोइंग आइटम वाइज एस्टिमेट्स ऑफ एक्सपेक्टेड रेवेन्यू, कि गवर्नमेंट की जो एक्सपेक्टेड रेवेन्यू है कि एक साल में कितना गवर्नमेंट को पैसा मिलेगा अलग अलग रिसोर्सेज से, और एंटिसिपेटेड एक्सपेंडिचर ड्यूरिंग अ फिस्कल ईयर। ठीक है, जो फाइनेंशियल ईयर होता है वही हमारा फिस्कल ईयर होता है। तो गवर्नमेंट ये बताएगी कि हमें इतना टैक्स मिला या हमें इतना रेवेन्यू मिला और हमने इतना एक्सपेंडिचर कर दिया। ठीक है, तो ये होता है गवर्नमेंट बजट। अभी जैसे अगर इकोनॉमिक सर्वे आया था राजस्थान का, तो उसमें भी आप देख सकते हो कि गवर्नमेंट ने बताया हुआ है उस इकोनॉमिक सर्वे में कि राजस्थान गवर्नमेंट को कितना तो मनी रिसीव हुआ था टैक्स से और सारे रिसोर्सेज से, और उन्होंने गवर्नमेंट ने उस पर कितना एक्सपेंडिचर किया है डेवलपमेंट के ऊपर। ठीक है, इसी तरीके से इंडियन गवर्नमेंट का भी बजट आता है। ठीक है, ये जो बजट होता है ये बजट हर साल आएगा फेब के महीने में। ठीक है, और जो फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं वो इस गवर्नमेंट बजट को पेश करते हैं। ठीक है, पार्लियामेंट में। जो बजट होते हैं हमारे, उसके दो पार्ट होते हैं। एक तो होती है रिसिट, यानी कि गवर्नमेंट को कितना इनकम हुआ, और एक एक्सपेंडिचर, यानी गवर्नमेंट ने कितना खर्चा किया। ठीक है, जस्ट लाइक पी एंड एल अकाउंट, कितना प्रॉफिट हुआ कितना लॉस हुआ, बस वैसे ही गवर्नमेंट को कितना इनकम हुआ और कितना एक्सपेंडिचर हुआ। हम कैश अकाउंट बोल सकते हैं, पी एंड एल अकाउंट बोल सकते हैं, उनमें भी यही एलिमेंट्स होते हैं। तो हम बात करेंगे कि इस गवर्नमेंट बजट की इंपॉर्टेंस होती क्या है। ठीक है, सबसे पहले, टुडे एवरी कंट्री एम्स एट इट्स इकोनॉमिक ग्रोथ टू इम्प्रूव लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ इट्स पीपल्स। हर कंट्री ये चाहती है कि हमारे जो पीपल्स हैं, जो हमारी कंट्री में रहने वाले हैं, उनका लिविंग स्टैंडर्ड क्या हो, इम्प्रूव हो। ठीक है, और वो इम्प्रूव तब होता है जब उस कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ होती है, उस कंट्री में पॉवर्टी कम होगी, उस कंट्री में अनएम्प्लॉयमेंट कम होगा, इनइक्वालिटीज कम होगी। ठीक है, और वेल्थ, लोगों की इनकम और वेल्थ क्या हो, इंक्रीज हो। ठीक है, तो ये जो एक एम होता है, इसलिए बजट बनाया जाता है, और इससे हमें पता चलता है कि हम इस अपने टारगेट में कहां तक हम अचीव कर पाए हैं। द बजट शोज द फिस्कल पॉलिसी, आइटम वाइज एस्टिमेट्स ऑफ एक्सपेंडिचर, यानी अलग अलग सेगमेंट में हम देखते हैं कि गवर्नमेंट ने कितना एक्सपेंडिचर किया है, वो गवर्नमेंट क्या करती है, डिस्क्लोज करती है कितना उन्होंने खर्चा किया है, किस आइटम पे या किस एलिमेंट पे उसने खर्चा किया है। द गवर्नमेंट इज गोइंग टू स्पेंड। ठीक है, और वो गवर्नमेंट एक्चुअली ये जो बजट होता है ये फ्यूचर के लिए होता है। जैसे अभी जैसे फैब में अगर बजट आया था, फैब 21 में अगर बजट आया था, तो वो बजट था अप्रैल 21 से मार्च 22 के लिए। ठीक है, तो हमें ये एक्सपेंडिचर एडवांस में बताना होता है कि नेक्स्ट ईयर में हमें कितना एक्सपेंडिचर करना है। Similarly, item-wise details of government receipts indicates the sources from where the government intends to get money to finance the expenditure. ठीक है, और गवर्नमेंट हमें यह भी बताएगी कि हम कौन कौन से रिसोर्सेज से हम मनी रिसीव करने वाले हैं। ठीक है, इन दिस वे बजट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट इन हैंड्स ऑफ गवर्नमेंट टू अचीव देयर ऑब्जेक्टिव्स, एंड देयर लाइज इन द इंपॉर्टेंस ऑफ द गवर्नमेंट बजट। नॉट फिस्कल ईयर इज द ईयर इन विच कंट्रीज बजट आर प्रिपेयर्ड। ठीक है, यानी अगर अभी फैब 21 में, फरवरी 21 में अगर हमने बजट बनाया, तो फिस्कल ईयर होगा अप्रैल 21 से मार्च 22। ठीक है, तो इसका ड्यूरेशन हर साल अप्रैल से स्टार्ट होगा और मार्च में खत्म होगा, जो कि फाइनेंशियल ईयर भी होता है। तो बजट में जो जो अनाउंसमेंट होते हैं, गवर्नमेंट उसको 1 ईयर में कंप्लीट करने की ट्राई करती है, कोशिश करती है इसको।
इसके बाद बात करते हैं कि जो बजट होते हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं। तो बजट हमारे दो टाइप के होते हैं, एक तो होता है बैलेंस बजट और एक होता है अनबैलेंस्ड बजट। ये नाम से ही पता है बैलेंस्ड बजट। बैलेंस का मतलब गवर्नमेंट को जितना रेवेन्यू हुआ, जितनी इनकम हुई, गवर्नमेंट ने उतना पूरा एक्सपेंडिचर कर दिया, ना कम ना ज्यादा, यानी रिसिट इक्वल्स टू एक्सपेंडिचर। तो वो तो बैलेंस हो गया, यानी नो लॉस नो प्रॉफिट। ठीक है। और अनबैलेंस बजट होता है या तो गवर्नमेंट प्लस में रही है या गवर्नमेंट माइनस में रही है। ठीक है। तो इसको हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले अगर अपन बैलेंस बजट की अगर हम बात करें, इफ द गवर्नमेंट रेवेन्यू इज जस्ट इक्वल टू द गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। सिंपल है, अगर गवर्नमेंट का रेवेन्यू अगर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर के इक्वल होता है तो उसको हम बैलेंस बजट बोलते हैं। इसका इक्वेशन हो सकता है बैलेंस बजट इक्वल्स टू एस्टिमेटेड गवर्नमेंट रिसिप्ट इक्वल्स टू एस्टिमेटेड गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। ठीक है। अनबैलेंस क्या होगा? अनबैलेंस होगा अनबैलेंस बजट इफ द गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इज आइदर मोर और लेस देन द गवर्नमेंट रिसिप्ट्स। अगर हमारे जो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर हैं या तो गवर्नमेंट रिसिप्ट से कम होंगे या ज्यादा होंगे, उसको बोलेंगे अनबैलेंस। ये अनबैलेंस भी दो हो सकते हैं, या तो गवर्नमेंट सरप्लस में रहेगी या गवर्नमेंट डेफिसिट में रहेगी। ये भी इजी है। अगर रेवेन्यू ज्यादा होता है, एक्सपेंडिचर कम हुआ तो सरप्लस होगा, लेकिन अगर एक्सपेंडिचर ज्यादा हो गया, रेवेन्यू कम हो गया तो डेफिसिट हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। देखो, सरप्लस इफ द रेवेन्यू रिसीव्ड बाय द जनरल गवर्नमेंट इज मोर इन कंपैरिजन टू एक्सपेंडिचर। गवर्नमेंट ने जो रेवेन्यू रिसीव किया है वो एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर से ज्यादा है। ठीक है। तो वो हमारा क्या हो जाएगा? सरप्लस बजट हो जाएगा। इन अदर वर्ड, सरप्लस बजट इंप्लाइज अ सिचुएशन वेयर गवर्नमेंट इनकम इज इन एक्सेस ऑफ गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। ठीक है। इसी तरीके से सरप्लस का अपना इक्वेशन हो जाएगा जब एस्टिमेटेड गवर्नमेंट रिसिट ग्रेटर देन होंगे एस्टिमेटेड गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर से। डेफिसिट इसका अपोजिट हो जाएगा। डेफिसिट में क्या हो जाएगा? इफ द एक्सपेंडिचर मेड बाय द जनरल गवर्नमेंट इज मोर देन द रेवेन्यू। अगर एक्सपेंडिचर अगर ज्यादा हो गया और रेवेन्यू कम मिला तो वो डेफिसिट बजट होगा। ठीक है। तो डेफिसिट बजट की इक्वेशन हो जाएगी डेफिसिट बजट इक्वल्स टू एस्टिमेटेड गवर्नमेंट रिसिट लेस देन एस्टिमेटेड गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। रिसिट कम हो गई, एक्सपेंडिचर ज्यादा हो गया तो डेफिसिट हो गया। ठीक है। इसके बाद बात करते हैं कि हमारे जो गवर्नमेंट बजट होते हैं इसके कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं, इसके टाइप्स क्या होते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले जो गवर्नमेंट बजट होगा, तो गवर्नमेंट बजट को हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। सबसे पहले एक तो रेवेन्यू बजट होता है और एक कैपिटल बजट होता है। टोटल जो गवर्नमेंट बजट होता है उसमें दो एलिमेंट होते हैं, रेवेन्यू बजट और कैपिटल बजट। अब जो रेवेन्यू बजट होता है ये भी दो टाइप का होता है और कैपिटल बजट होता है ये भी दो टाइप का होता है, और वो दो टाइप हैं रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर। यानी कि अगर मैं रेवेन्यू बजट की बात कर रहा हूं तो मैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू रिसिट की बात कर रहा हूं, और अगर मैं कैपिटल बजट की बात कर रहा हूं तो यानी कि मैं कैपिटल रेवेन्यू और कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात कर रहा हूं। ठीक है। तो रेवेन्यू बजट क्या होता है, कैपिटल बजट क्या होता है, किस तरीके से गवर्नमेंट इन दोनों में फंड डिस्ट्रीब्यूट करती है, कैसे प्लान करती है, ये इनके टाइप्स क्या हैं वो अब देखते हैं। तो रेवेन्यू बजट की अगर हम बात करें तो रेवेन्यू बजट कंटेंट्स बोथ टाइप ऑफ रेवेन्यू रिसिट्स ऑफ द गवर्नमेंट बजट, दैट इज टैक्स रेवेन्यू और नॉन टैक्स रेवेन्यू। रेवेन्यू बजट में दो टाइप के रेवेन्यू हम लेते हैं, उसमें एक तो होता है टैक्स रेवेन्यू, ये तो सबसे मोस्ट पॉपुलर है। टैक्स, जो इनकम टैक्स लिया जाता है, जीएसटी लिया जाता है गवर्नमेंट के थ्रू, वो टैक्स रेवेन्यू है। और टैक्स के अलावा अगर कोई भी एलिमेंट अगर गवर्नमेंट रिसीव करती है तो उसको नॉन टैक्स रेवेन्यू कहा जाएगा। ठीक है। इसी तरीके से रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की भी बात करेंगे कि गवर्नमेंट ने रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहां कहां खर्च किया है, ये भी आगे देखेंगे कि डिटेल में कि रेवेन्यू रिसिट क्या क्या है और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या क्या है। इसी तरीके से रेवेन्यू रिसिट क्या होता है, इसकी डेफिनेशन हमें अच्छे से पता होनी चाहिए। रेवेन्यू रिसिट, दीज आर द रिसिप्ट्स दैट नाइदर क्रिएट एनी लायबिलिटी नॉर रिडक्शन इन एसेट्स ऑफ द गवर्नमेंट। अगर गवर्नमेंट की किसी भी असेट्स या लायबिलिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई इफेक्ट नहीं आता, तो ऐसे रिसिट को हम रेवेन्यू रिसिट बोलेंगे। यानी कि हमें पैसा मिला, रिसिट, तो रिसिट दो काम करती है, या तो हमने कोई असेट्स को सेल किया होगा तो ऐसा यहाँ पे नहीं होना चाहिए,
यानी कोई भी असेट सेल नहीं होनी चाहिए, असेट्स में रिडक्शन नहीं होना चाहिए, या फिर कोई लायबिलिटी क्रिएट नहीं होनी चाहिए। ठीक है, दैट मीन्स हमने किसी से लोन लिया हो तो भी रिसिट होती है, तो वो रेवेन्यू रिसिट नहीं होगी, यानी कि ना ही लायबिलिटी क्रिएट होनी चाहिए, ना ही असेट्स कम होनी चाहिए, तो उस रेवेन्यू को बोलेंगे रेवेन्यू रिसिट। इट इंक्लूड्स टैक्स रेवेन्यू। जैसे मान लो कि मेरी इनकम है, मेरी इनकम पर इनकम टैक्स लग गया और मैंने गवर्नमेंट को इनकम टैक्स पे कर दिया, तो मैंने जब गवर्नमेंट को इनकम टैक्स पे किया तो गवर्नमेंट की कोई लायबिलिटी क्रिएट नहीं होती। ऐसा नहीं है कि मैंने इनकम टैक्स दिया तो बदले में गवर्नमेंट मुझे कुछ देगी। ठीक है, ऐसा कहीं नहीं होता, तो कोई लायबिलिटी क्रिएट नहीं होती गवर्नमेंट की, इसलिए ये रेवेन्यू है। ठीक है, कॉरपोरेशन टैक्स जो कंपनीज पे लगता है, नॉन टैक्स रेवेन्यू लाइक फाइन्स एंड पेनल्टीज। जैसे कई बार क्या होता है, पीपल की या पब्लिक की जो गलतियां होती है या फॉल्ट्स होते हैं, उनकी वजह से गवर्नमेंट क्या करती है, उन पे फाइन लगा देती है, चालान कर देती है। ठीक है, तो उसमें भी गवर्नमेंट की कोई लायबिलिटी क्रिएट नहीं होती कि हमने चालान की अगर 500 रुपीज दे दी है तो बदले में गवर्नमेंट हमें कुछ दे, तो ऐसा नहीं होता। ठीक है, तो गवर्नमेंट की ऐसी कोई भी इनकम जिससे कोई लायबिलिटी क्रिएट ना हो, ना ही कोई असेट्स कम हो, उसको बोलेंगे रेवेन्यू रिसिट। ठीक है, इसी तरीके से रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो होगा ना ही कोई असेट्स क्रिएट हो रही है, यानी हम कोई डेवलपमेंट पे एक्सपेंडिचर नहीं कर रहे हैं, क्योंकि डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर करेंगे, मान लो हमने रोड बना दिया, ब्रिज बना दिया, ठीक है, डैम बना दिया, तो वो तो असेट्स है। ठीक है, तो ऐसी कोई असेट्स क्रिएट नहीं होनी चाहिए और ना ही कोई लायबिलिटी कम होनी चाहिए, यानी कि हमने कोई लोन चुका दिया हो उसको बोलते हैं लायबिलिटी का रिडक्शन, तो वो भी नहीं होना चाहिए। तो ऐसा कोई भी एक्सपेंडिचर जो असेट्स पे और लायबिलिटी पे नहीं किया गया है उसको बोलेंगे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक है, इसका अगर मैं एग्जांपल दे दूं तो मान लो कि गवर्नमेंट जो है वो हर साल काफ़ी स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप देती है। ठीक है, और काफ़ी सारे जो ओल्ड एज वाले होते हैं उनको पेंशन देती है। ठीक है, तो पेंशन देना या फिर कोई भी स्कॉलरशिप देना, ठीक है, वो कोई भी असेट्स क्रिएट नहीं करेगी गवर्नमेंट के लिए, और ना ही गवर्नमेंट का कोई लोन कम हो जाएगा, कोई लायबिलिटी कम हो जाएगी। ठीक है, इससे ये भी नहीं होगा। तो ऐसे एक्सपेंडिचर जिससे ना ही असेट्स इंक्रीज होगी ना ही लायबिलिटी डिक्रीज होगी, उसको बोलेंगे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। यानी अगर सिंपल वे में बोल दूं कि रेवेन्यू बजट क्या होता है, तो रेवेन्यू बजट वो बजट होता है जिसमें इनकम, रिसिट और एक्सपेंडिचर होंगे, लेकिन असेट्स और लायबिलिटी पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा। ठीक है, अगर मैं कैपिटल बजट की बात करूं तो कैपिटल बजट इसका अपोजिट कर लो आप, यानी कैपिटल बजट का सीधा इफेक्ट किस पे होगा, असेट्स पे या लायबिलिटी पे। ठीक है, तो कैपिटल बजट में भी दो चीजें होंगी, एक तो कैपिटल रिसिट और एक कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो कैपिटल रिसिट किसे कहेंगे वो देखते हैं। कैपिटल रिसिट का मतलब है गवर्नमेंट रिसिट्स दैट आइदर क्रिएट लायबिलिटीज, यानी कि अगर हमने पेमेंट किया हो लोन का, ठीक है, या लोन, ठीक है, और रिड्यूस असेट्स ऑन डिसइन्वेस्टमेंट आर कॉल्ड रेवेन्यू, सॉरी, कैपिटल रिसिट्स। अगर कोई पैसा मुझे मिलता है, ठीक है, यानी मैंने कहीं से लोन लिया, या फिर मैंने कोई डिसइन्वेस्टमेंट किया है, यानी किसी असेट्स को, ठीक है, मैंने सेल कर दिया तो मेरी असेट्स कम हो गई। ठीक है, या मैंने कहीं से लोन ले लिया, ठीक है, सामने वाले ने मुझे पेमेंट किया लोन का, ठीक है, यानी मैंने रिसीव किया, तो वो होगी कैपिटल रिसिट। क्योंकि अगर हम, गवर्नमेंट जो है वो अगर लोन लेती है तो वो लायबिलिटी क्रिएट करेगी, अगर गवर्नमेंट कोई असेट सेल करती है तो असेट्स कम हो जाएगी, दोनों ही केस में पैसा आ रहा है, तो जब मनी गवर्नमेंट के पास आएगा या तो लोन के थ्रू या फिर कोई असेट सेल करके, तो उसको बोलेंगे कैपिटल रिसिट। ठीक है, कैपिटल रिसिट में क्या क्या इंक्लूड होता है, कैपिटल रिसिट इंक्लूड्स आइटम विच आर नॉन रिपीटेटिव और नॉन रूटीन इन नेचर, यानी कि ऐसा कोई भी इनकम जो दोबारा रिपीट नहीं होगा। यानी गवर्नमेंट के पास कोई असेट्स है, एक उस पर्टिकुलर असेट्स को गवर्नमेंट ने सेल कर दिया, ठीक है, तो उसी असेट्स को गवर्नमेंट दोबारा सेल कर नहीं सकती। जबकि जो रेवेन्यू होता है वो रिपीटेटिव नेचर का होता है, क्योंकि टैक्स हर साल लगेगा, फाइन्स पेनल्टीज कई बार लग जाते हैं, तो जो रिपीटेटिव नेचर के होंगे वो रेवेन्यू कैटेगरी में जाएंगे, जो वन टाइम होंगे यानी कि जो नॉन रिपीटेटिव होंगे या नॉन रूटीन वाले होंगे वो कैपिटल वाले में आ जाएंगे। ऐसे ही कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होगा, दिस एक्सपेंडिचर ऑफ गवर्नमेंट आइदर क्रिएट फिजिकल और फाइनेंशियल असेट्स, यानी कि हमारी असेट्स क्रिएट हो रही है, हमने असेट्स पर खर्चा किया,
और हमारी लायबिलिटी कम हो रही है, यानी हमने कोई पर्टिकुलर लोन चुका दिया। यानी कि अगर हमने असेट्स का परचेज किया, जस्ट लाइक हमने कोई लैंड परचेज कर लिया, मशीनरी परचेज कर ली, इक्विपमेंट ले लिया, ठीक है, तो असेट्स क्रिएट होगा, तो ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है। या फिर हमने कोई लोन इन एडवांस क्या कर दिया, गवर्नमेंट को चुका दिया, तो ये भी हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर है, ठीक है। इसी तरीके से अगर मैं बात करूं बजट रिसिट क्या होती है, तो जब भी बजट वर्ड आ जाए ना, बजट वर्ड आ जाए, तो बजट में रेवेन्यू प्लस कैपिटल दोनों साथ वर्ड का अगर काम मिलेंगे तो बजट वर्ड के साथ काम मिलेंगे, ठीक है। बजट के दो पार्ट है, रेवेन्यू और कैपिटल। अलग अलग कहोगे तो रेवेन्यू बजट, कैपिटल बजट बोलो, दोनों को कंबाइंड कर देंगे तो बजट वर्ड आ जाएगा, बजट रिसिट या बजट पेमेंट। देखो मैंने बजट रिसिट के लिए यहाँ पर एक आपको एक ग्राफ बताया है, यहाँ पे एक डायग्राम है। इस डायग्राम को अगर हम देखेंगे ध्यान से, तो बजट रिसिट में दोनों आते हैं, रेवेन्यू रिसिट भी आती है और कैपिटल रिसिट भी आती है, ठीक है। रेवेन्यू रिसिट दो टाइप की होती है, हम पढ़ चुके हैं, एक तो टैक्स रेवेन्यू होता है और एक नॉन टैक्स रेवेन्यू होता है। टैक्स कौन कौन से हैं जो चल रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर तो खैर काफी लंबी लिस्ट है, इनमें कई टैक्सेस जो है वो खत्म हो चुके हैं, लेकिन इनकम टैक्स आज भी है, कॉर्पोरेट टैक्स आज भी है, कस्टम ड्यूटी भी है और एक्साइज ड्यूटी भी है। वेल्थ टैक्स और इंटरेस्ट टैक्स जो है वो आज जीएसटी आने के बाद ये खत्म हो चुके हैं, ठीक है। तो इनकम टैक्स हो गया जो हमारी पर्सनल इनकम पे लगता है, कॉर्पोरेट टैक्स जो कंपनीज की इनकम पे लगता है, कंपनी पर लगेगा। कस्टम ड्यूटी कब लगेगा, जब हम किसी फॉरेन से कोई इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करेंगे तो दोनों पर हमें कस्टम ड्यूटी पे करना पड़ेगा, जिसका नाम इंपोर्ट ड्यूटी और एक्सपोर्ट ड्यूटी होता है। अगर हम प्रोडक्शन करते हैं तो एक्साइज ड्यूटी पे करना पड़ता है एक प्रोडक्शन के ऊपर, तो ठीक है। तो रेवेन्यू, टैक्स रेवेन्यू में अगर गवर्नमेंट को इन सारे जो टैक्सेस हैं इनसे क्या होती है, रेवेन्यू होती है, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें नॉन टैक्स रेवेन्यू की, तो नॉन टैक्स रेवेन्यू में भी गवर्नमेंट को जो कॉमर्शियल रेवेन्यूज होते हैं, यानी जो गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट हैं जो पर्टिकुलर किसी गुड्स और सर्विसेज को प्रोवाइड करवाते हैं पीपल्स को, तो उनका जो प्रॉफिट होगा वो गवर्नमेंट प्रॉफिट है। एडमिनिस्ट्रेटिव रेवेन्यू है, या फिर कोई एक्सटर्नल ग्रांट है, यानी कहीं से कोई डोनेशन मिला या कोई हेल्प या कुछ मिलता है बाहर किसी फॉरेन कंट्री से, तो वो एक्सटर्नल ग्रांट्स में आएगा। तो ये जो सारी चीजें हैं टैक्स और नॉन टैक्स रेवेन्यू, ठीक है, इसमें ये सारा का सारा रेवेन्यू रिसिप्ट कहलाता है। अच्छा, कैपिटल रिसिप्ट के कंपोनेंट क्या होंगे, एक तो बोरोइंग्स, लोन, रिकवरी ऑफ लोन, ठीक है, हमने जो लोन दे रखा था उसको रिकवर करना, या फिर डिसइन्वेस्टमेंट यानी किसी एसेट्स को सेल करना, ठीक है। देखो यहाँ पे रेवेन्यू रिसिप्ट, रेवेन्यू रिसिप्ट का मतलब गवर्नमेंट रिसिप्ट विच नाइदर क्रिएट एनी लायबिलिटी फॉर द गवर्नमेंट एंड नॉर कॉज एनी रिडक्शन ऑफ एसेट्स ऑफ द गवर्नमेंट आर कॉल्ड रेवेन्यू रिसिप्ट्स, ठीक है। रेवेन्यू रिसिप्ट्स किसे कहेंगे, पहले पढ़ चुके हैं कि अगर गवर्नमेंट की कोई लायबिलिटी क्रिएट नहीं होती है और कोई एसेट्स में कमी नहीं आती है, ठीक है। तो रेवेन्यू रिसिप्ट्स के कुछ क्लासिफिकेशन है। सबसे पहले टैक्स रेवेन्यू। टैक्स रेवेन्यू रेफर्स टू receipts to all kinds of tax such as income tax, corporate tax, excise duty, etc., GST वगैरह। A tax is a legally compulsory payment imposed by the government on income and profit of a person and companies without reference to any benefit, ठीक है। एक जो टैक्स होता है वो लीगली कंपलसरी होता है सब पर, एक इंडिविजुअल पर भी होगा, एक कंपनी पर भी होगा। जब भी इन दोनों को बेनिफिट होगा, नेट प्रॉफिट होगा, गवर्नमेंट को टैक्स देना पड़ेगा, ठीक है। टैक्स दो टाइप के होते हैं, एक तो होता है अपना डायरेक्ट टैक्स और एक होता है इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक है। छोटा सा इसमें इंट्रोडक्शन की जरूरत है। डायरेक्ट टैक्स वो होता है यानी जिस पर ये इम्पोज होगा, जिस पर ये लगेगा, लेवी होगा, उसी को पेमेंट करना पड़ेगा, यानी वो अपना टैक्स का बर्डन किसी और पर शिफ्ट नहीं कर सकता। इसी तरीके से जो इनडायरेक्ट टैक्स होता है, इसका जो बर्डन होता है वो हम किसी और पर शिफ्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, डायरेक्ट टैक्स का एग्जाम्पल अपना इनकम टैक्स है। मेरी इनकम हुई, मुझे मेरी इनकम पर टैक्स पे करना पड़ेगा, दैट इज डायरेक्ट टैक्स, वो मैं किसी और पर शिफ्ट नहीं कर सकता। लेकिन अगर मैं जीएसटी की बात करूं तो जीएसटी एक इनडायरेक्ट टैक्स है। क्यों है, क्योंकि जीएसटी मान लीजिए अगर मैन्युफैक्चरर पे लगा तो मैन्युफैक्चरर उसको होलसेलर पे ट्रांसफर कर देता है, होलसेलर उसको रिटेलर पे ट्रांसफर कर देता है और रिटेलर उसको कस्टमर पे ट्रांसफर कर देता है। तो अल्टीमेटली फाइनली उसको कस्टमर को पे करना होता है जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स।
तो ये अपना इनडायरेक्ट टैक्स है। क्यों? क्योंकि हर पर्सन उसको क्या कर देगा, नेक्स्ट पर्सन पे यानी अपने कस्टमर पे क्या कर देगा, उसके बर्डन को शिफ्ट कर देगा। ठीक है। एक होते हैं नॉन टैक्स रेवेन्यू। तो नॉन टैक्स रेवेन्यू क्या क्या होते हैं वो देखते हैं। नॉन टैक्स रेवेन्यू में सबसे पहले है कॉमर्शियल रेवेन्यू। इट इज द रेवेन्यू रिसीव्ड बाय गवर्नमेंट बाय सेलिंग द गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय द गवर्नमेंट एजेंसी। जो भी गवर्नमेंट एजेंसी गुड्स या सर्विसेज क्या करती है, प्रोड्यूस करती है, उनको सेल करेगी, तो गवर्नमेंट को जो इनकम होगी वो नॉन टैक्स इनकम कैटेगरी में आएगी। फॉर एग्जाम्पल, मान लो जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स है, पीएसयूज है, उनका प्रॉफिट हुआ, जैसे रेलवे है, रेलवे को प्रॉफिट हुआ, भेल हुआ, ठीक है, एलआईसी हुआ, ये जो भी है ये गवर्नमेंट के ऑफिसेज है या गवर्नमेंट की एजेंसीज हैं। इनमें जो भी बेनिफिट होगा वो गवर्नमेंट का बेनिफिट है सीधा। गवर्नमेंट गिव्स लोन टू स्टेट गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेट गवर्नमेंट को लोन दिया, यूनियन टेरिटरीज को लोन दिया, ठीक है, प्राइवेट एंटरप्राइजेस को लोन दिया, या फिर कोई जनरल पब्लिक को लोन दिया और बदले में इंटरेस्ट अर्न कर रही है, तो वो भी क्या है, नॉन टैक्स है। ठीक है। गवर्नमेंट क्या करती है, इंटरेस्ट और डिविडेंड भी रिसीव करती है इन्वेस्टमेंट पे। गवर्नमेंट भी इन्वेस्टमेंट करती है। हमने सेंट्रल बैंक में पढ़ा था कि सेंट्रल बैंक जो होता है वो गवर्नमेंट का बैंक होता है, और जो गवर्नमेंट जो भी इन्वेस्टमेंट करेगी वो सेंट्रल बैंक के थ्रू करेगी। तो उस पर जो भी इंटरेस्ट या डिविडेंड मिलेगा वो हमारी जो है वो गवर्नमेंट बजट में, रिसिट में, रेवेन्यू रिसिट में आएगा, नॉन टैक्स कैटेगरी में। ठीक है। इसी तरीके से एडमिनिस्ट्रेटिव रेवेन्यू भी होता है। द रेवेन्यू दैट अराइज ऑन अकाउंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन ऑफ द गवर्नमेंट। इट इंक्लूड्स फीस। जैसे मान लीजिए कि अगर आप गवर्नमेंट की कोई सर्विसेज लेते हैं तो गवर्नमेंट को फी पे करनी पड़ेगी। ठीक है। जैसे मान लो आपने गवर्नमेंट ऑफिस में जाके पासपोर्ट बनाया है ना, या फिर कोर्ट की कोई फैसिलिटी ली है, गवर्नमेंट स्कूल की फी है, ठीक है, तो ये जो भी आप पे करते हो फी, ये अपनी नॉन टैक्स रेवेन्यू में आएगा। अब जैसे गवर्नमेंट को आपने फी पे किया तो बदले में गवर्नमेंट की ऐसी कोई लायबिलिटी क्रिएट नहीं होती है ना, इसलिए ये रेवेन्यू कैटेगरी में आएगा, यानी कोई एसेट्स क्रिएट भी नहीं होती है। लाइसेंस फी, ठीक है, आपने गवर्नमेंट से लाइसेंस लिया, यानी रजिस्ट्रेशन फीस होती है, जैसे ऑटोमोबाइल के लिए लाइसेंस बनवाते हो, ड्राइविंग लाइसेंस, उसकी जो फी होती है वो भी नॉन टैक्स है। फाइन्स एंड पेनल्टीज, जो अगर हमने कोई लॉ को ब्रेक किया है, ठीक है, उसके ऊपर जो भी फाइन्स लगेगा, पेनल्टीज होगी, चालान होगा। स्पेशल असेसमेंट, स्पेशल असेसमेंट होता क्या है, समटाइम गवर्नमेंट अंडरटेक्स डेवलपमेंट एक्टिविटीज बाय विच द वैल्यू ऑफ नियर बाय प्रॉपर्टी अप्रिशिएट्स। कई बार क्या होता है कि आपकी एक प्रॉपर्टी है, उस प्रॉपर्टी की वैल्यू अचानक इंक्रीज हो जाती है। ठीक है। मान लेते हैं कि कोई एक प्रॉपर्टी है और वो मेट्रो स्टेशन के पास है, तो अब उस प्रॉपर्टी की वैल्यू क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। देन अ पार्ट ऑफ डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर मेड बाय गवर्नमेंट इज रिकवर्ड फ्रॉम द ओनर्स। ठीक है। तो वो जो मेट्रो स्टेशन वाला जो एरिया है, जो गवर्नमेंट ने क्या किया है, डेवलप किया है, तो उस एक्सपेंडिचर में से जो कुछ पार्ट वो उस प्रॉपर्टी के ऑनर से जो रिसीव करेंगे उसको बोलेंगे स्पेशल असेसमेंट। ठीक है। फॉरफीचर्स आर इन द फॉर्म ऑफ पेनल्टीज इम्पोज्ड बाय द गवर्नमेंट दैट अ पर्सन नीड टू पे इन द कोर्ट ऑफ लॉ फॉर फेलिंग टू कंप्लाई विद कोर्ट ऑर्डर्स। तो एक तरीके से एक फीस चालान की तरह ही हो गया। एशचीट, एशचीट क्या होता है, एशचीट रेफर्स टू द क्लेम ऑफ द गवर्नमेंट ऑन प्रॉपर्टी ऑफ अ पर्सन हु डाइज विदाउट हैविंग एनी लीगल हायर और विदाउट लिविंग अ विल। जैसे मान लीजिए कि कोई एक प्रॉपर्टी है, वो प्रॉपर्टी जिस पर्सन की थी उसकी डेथ हो जाती है और उसके बाद उसका कोई नॉमिनी नहीं है, कोई एग्जीक्यूटर है ही नहीं, कोई लीगल उसका एक तरह से एग्जीक्यूटर नहीं है, कोई क्लेम करने वाला नहीं है, तो ऐसी प्रॉपर्टी को गवर्नमेंट अपने पास ले लेगी, जिसको बोलेंगे एशचीट। ठीक है। एक होती है एक्सटर्नल ग्रांट्स। गवर्नमेंट रिसीव फाइनेंशियल हेल्प इन द फॉर्म ऑफ ग्रांट्स, गिफ्ट्स फ्रॉम फॉरेन गवर्नमेंट्स एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस। गवर्नमेंट भी कई बार गिफ्ट लेती है फॉरेन गवर्नमेंट से, आईएमएफ से, वर्ल्ड बैंक से। तो ये जितने भी गिफ्ट्स या ग्रांट्स हमें मिलते हैं, ठीक है, ठीक है, वो होते हैं जब हमें कोई नेशनल क्राइसिस से हम जा रहे हैं तो हमें मिलता है, जैसे अर्थक्वेक आ गया, फ्लड आ गया, वॉर हो गया, या फिर कोई सुनामी टाइप या कोई साइक्लोन वगैरह है, तो उस टाइम पे जो भी हमें ग्रांट्स मिलती है वो भी हम एक्सटर्नल ग्रांट्स में रखेंगे, ये भी नॉन टैक्स इनकम है। तो ये जितना भी हमने देखा है ये सारा नॉन टैक्स कैटेगरी है। ठीक है। जिसमें अपने पास नॉन टैक्स कैटेगरी में अपना कॉमर्शियल रेवेन्यू आ गया। ठीक है।
ये जो गवर्नमेंट जो भी लोन वगैरह देगी उस पर जो इंटरेस्ट लेगी वो, गवर्नमेंट जो भी इन्वेस्टमेंट करेगी, ठीक है, उस पर जो भी इंटरेस्ट और डिविडेंड मिलेगा वो, अगर गवर्नमेंट का कोई भी एडमिनिस्ट्रेटिव रेवेन्यू होता है तो वो भी इसमें आएगा, गवर्नमेंट कोई भी फीस लेती है या कोई लाइसेंस फीस लेती है या स्पेशल असेसमेंट होता है, आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू इंक्रीज होने पर जो गवर्नमेंट एक्स्ट्रा मनी जो लेगी वो स्पेशल असेसमेंट होगा, या फिर कोई पेनल्टीज वगैरह चार्ज करती है, या एस चीट होता है, या फिर कोई भी एक्सटर्नल हमें ग्रांट्स मिलता है, तो ये सारे के सारे जो इनकम होती है वो गवर्नमेंट की नॉन टैक्स रेवेन्यू इनकम होती है, ठीक है। इसके बाद अगर अपन बात करें कैपिटल रिसिट्स की, कैपिटल रिसिट कैसे होता है, तो कैपिटल रिसिट का सबसे पहले मीनिंग वो हम देख चुके हैं। मीनिंग में या तो गवर्नमेंट की कोई असेट्स क्रिएट होगी या लाइबिलिटी क्रिएट होगी या फिर कोई असेट्स कम हो जाएगी, उसको बोलते हैं कैपिटल रिसिट। इसके कंपोनेंट क्या क्या होते हैं, देखो गवर्नमेंट ने बोरो किया है लोन, अगर गवर्नमेंट ने कहीं डोमेस्टिक से या फिर एक्सटर्नल किसी फॉरेन कंट्री से अगर लोन लिया है तो देखो लाइबिलिटी क्रिएट हो रही है, लाइबिलिटी क्रिएट हो रही है तो ये कैपिटल रिसिट है, ठीक है। अगर वो डोमेस्टिकली लेती है तो डोमेस्टिकली तो वो पब्लिक से ले सकती है, आरबीआई से ले सकती है, और अगर रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड एक्सटर्नल लेती है तो वो आईएमएफ से, वर्ल्ड बैंक से, इनसे ले सकती है। दूसरा होता है रिकवरी ऑफ लोन, ठीक है, अगर वो जो लोन दिया हुआ था पहले उसको वापस रिकवर करती है, ठीक है, रिकवरी ऑफ लोन, तो इससे भी लोन पे इफेक्ट आ रहा है, लाइबिलिटी पे इफेक्ट आ रहा है, ठीक है, तो ये इनकम भी हमारी क्या हो जाएगी, कैपिटल रिसिट कैटेगरी में आ जाएगी, ठीक है। और इसके बाद डिसइन्वेस्टमेंट, डिसइन्वेस्टमेंट में अ गवर्नमेंट रेज फंड्स फ्रॉम डिसइन्वेस्टमेंट ऑल्सो, डिसइन्वेस्टमेंट मीन्स सेलिंग होल अ पार्ट ऑफ द शेयर, गवर्नमेंट के पास जितने भी शेयर्स हैं या जो भी गवर्नमेंट ने इन्वेस्टमेंट किया हुआ है वो अगर वो सेल कर दे तो उसके एसेट्स कम होगी, क्योंकि इन्वेस्टमेंट हम सेल कर रहे हैं, हमारे शेयर्स कम हो जाएंगे, सेल कर रहे हैं, उससे जो मनी रिसीव होगा वो हमारी कैपिटल रिसिट में आएगा, क्योंकि सीधा सीधा एसेट्स के ऊपर इफेक्ट आएगा, ठीक है। तो आज के लेक्चर में इतना रखेंगे। आज के लेक्चर में हम बात कर चुके हैं बजट रिसिट्स की। बजट रिसिट्स होते हैं 2 टाइप्स के, रेवेन्यू रिसिट्स और कैपिटल रिसिट्स, ठीक है। इसके बाद का जो टॉपिक है वो बजट एक्सपेंडिचर है, जिसमें रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर के बारे में बात की जाएगी, जो कि अपन नेक्स्ट लेक्चर में लेके चलेंगे।